हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है पिछली बार हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पिछली बार हमने काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती थी वो आती थी 1/2 mv²। तो हमने ये भी देखा था कि अगर एक बॉडी पहले से ही चल रही है, अगर उसकी वेलोसिटी पहले u है, तो अगर हम उसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं तो वर्क करके उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी को v कर देते हैं, तो उस केस में वर्क जो होता है वो हमेशा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी W इज़ इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो बच्चों आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी की एनर्जी होती है उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि अगर हम वाटर स्टोर कर देते हैं किसी डैम में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एक बो जो होता है उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंप्रेस्ड गैस, अगर हम किसी गैस को कंप्रेस कर देते हैं किसी सिलेंडर के अंदर तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी का हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी है या किसकी नहीं है, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस बॉडी को या उस सिस्टम को कोई अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की फोर्स या कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। अगर उसको ऐसा कुछ हो रहा है, यानी उसको कोई अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है या रिपल्शन की लग रही है या रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि अगर हमने पानी को स्टोर किया एक डैम में, तो उस केस में क्या होता है कि पानी जो है वो नीचे आना चाहता है, तो वो अपनी पोजीशन को नीचे रिस्टोर करना चाहता है, वो नीचे आना चाहता है, उसको नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल की फोर्स, तो उसकी वजह से वो नीचे आना चाहता है, तो जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एक स्ट्रेच्ड बो है तो उसके स्ट्रिंग को जब हमने खींच के रखा हुआ है तो उसका स्ट्रिंग जो है उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है जो उसको वापस ले जाने की कोशिश करती है, तो वो वापस जाने की क्योंकि कोशिश कर रहा है इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर किसी गैस को कंप्रेस करके रखा हुआ है तो गैस जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहती है, वो कंप्रेस्ड स्टेट से बाहर आना चाहती है, तो इसलिए उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से और भी कई केसेस बन जाते हैं। अगर आप दो चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक रखोगे तो उस केस में क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो जब अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रही हो तो भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी की कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है या हम कितनी पोटेंशियल एनर्जी किसी की डेवलप कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना वर्क करते हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। इसके लिए सपोज कर लीजिए कि एक बॉडी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक बॉडी जिसका मास m है, तो बॉडी जो है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ी है, तो हम उस बॉडी को h हाइट तक ले जाते हैं। अगर हम बॉडी को h हाइट तक ले जाएंगे तो h हाइट तक जाने के लिए हमें कितना वर्क जो है वो करना पड़ेगा। हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा, आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम बॉडी को कितनी दूर तक ले गए, h हाइट तक।
तो इसका मतलब mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगी। हम जब उसको ग्राउंड से लेकर h हाइट तक लेकर गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हमने कितनी चेंज लाई, mgh के बराबर हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को में चेंज लाई। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है कि हम कितना वर्क करते हैं अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये तो था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम अगर देखना चाहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसमें ये बात बताई गई है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को चलिए हम प्रूव कर लेते हैं एक फॉलिंग बॉडी के लिए। एक बॉडी जो है वो कुछ हाइट से गिर रही है, हम उसके लिए देखना चाहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में मतलब उसकी कौन कौन सी एनर्जी में कैसी चेंज आती है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, आप यही डायग्राम एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो एक हाइट है ग्राउंड लेवल से h हाइट के ऊपर, एक बॉडी को हमने रखा हुआ है A पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले A पॉइंट की बात करते हैं। A पॉइंट के ऊपर अगर हम देखेंगे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हो जाएगी mgh, जैसा अभी हमने कैलकुलेट किया था उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। लेकिन अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी देखना चाहें दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, जो बॉडी मोशन में होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट में है इसलिए उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो A पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी बन गई, वो बन गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बन जाती है काइनेटिक एनर्जी के बदले हम लिख रहे हैं ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी के बदले हम लिख रहे हैं mgh। तो इसमें टोटल एनर्जी जो मिलाकर बन जाती है वो बन जाती है आपकी mgh। अगर हम किसी और पॉइंट की बात करें, सपोज करिए कि अब हम बॉडी को फॉल करने देते हैं, बॉडी नीचे की ओर गिरती है। जब बॉडी नीचे गिरती है तो बॉडी जब नीचे गिर रही है, रास्ते में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, कहीं पर भी। तो सपोज कर लीजिए ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो है एक्स डिस्टेंस है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रह गया ग्राउंड से वो हो गया h माइनस एक्स। ये रिमेनिंग डिस्टेंस है क्योंकि x डिस्टेंस बॉडी फॉल कर चुकी है और जो बाकी का डिस्टेंस है वो है h माइनस एक्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं, पहले तो हम बॉडी की B पॉइंट के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए हम पहले B पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर है B पॉइंट के ऊपर, और इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी A से गिरी थी उसकी वेलोसिटी थी 0, तो इज इक्वल टू 2 A के बदले आ जाएगा g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन v स्क्वायर के बदले आप यहाँ पर लिख सकते हो 2gx, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर। तो इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास बच जाता है mgx। अगर हम B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी mg तो इंटू हाइट, क्योंकि B पॉइंट की हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो इसलिए हो जाएगा mgh माइनस mgx। अगर हम
टोटल एनर्जी देखना चाहें बी पॉइंट के ऊपर तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी, वो आ गई थी हमारी mgx, और पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई थी वो आ गई थी mgh माइनस mgx। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो mgx और mgx कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास बच जाता है mgh। तो इसका मतलब जितनी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर थी उतनी ही टोटल एनर्जी जो है वो बी पॉइंट के ऊपर है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, ए पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक नहीं थी। लेकिन जब बॉडी नीचे गिरी तो बी पॉइंट के ऊपर कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में चेंज हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए पर टोटल एनर्जी जो थी वो mgh थी और बी पॉइंट के ऊपर भी जो टोटल एनर्जी है वो mgh है। तो इसलिए टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से सी पॉइंट कौन सा है, ये देखिए सी पॉइंट जो है ये तब है जबकि बॉडी बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच करने वाली है, ऊपर से गिर रही है और बिल्कुल ग्राउंड से टकराने वाली है। तो उस वक्त अगर हम सी पॉइंट पर पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं बॉडी की, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हो गई फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और शुरू में ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि ए के बदले g और s, ए से लेकर सी तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, h। तो v का स्क्वायर हो गया 2gh। तो इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m तो वैसे ही रहेगा और v स्क्वायर के बदले आ जाएगा 2gh, जिसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा mgh। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी हो गई, 0। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर बनेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई अब mgh और पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, तो हमारे पास टोटल एनर्जी बन गई mgh। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जब नीचे गिरती है तो सबसे पहले ए पॉइंट पर बॉडी की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh के बराबर, काइनेटिक एनर्जी थी 0, लेकिन टोटल एनर्जी थी mgh। जब बॉडी नीचे गिरी तो जब रास्ते में हमने कोई पॉइंट ले लिया तो वहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन टोटल जब हमने उसका किया तो टोटल एनर्जी फिर से बनती थी mgh। जब बॉडी बिल्कुल ग्राउंड से टकराने वाली थी तो उस वक़्त क्या हुआ कि बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh और टोटल एनर्जी फिर से mgh। हमने इस पूरी डिस्कशन में ये देखा कि बॉडी की एक फॉर्म की एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज होती जाती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हर वक्त कांस्टेंट यानी कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसके बाद ऐसा होता है कि अगर बॉडी जब ग्राउंड से टकरा जाएगी तो बॉडी ग्राउंड से टकराने के बाद रुक जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और बॉडी जो है उसकी ग्राउंड से हाइट जो है वो भी 0 हो गई, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो अब टोटल एनर्जी कहाँ पर चली गई, दैट एनर्जी चेंजेस इनटू द हीट एंड साउंड एनर्जी, क्योंकि जब बॉडी किसी जगह पर गिरती है तो उसके गिरने की आवाज़ आती है और जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब ये कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेते हैं पावर के बारे में। व्हाट इज़ पावर, पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जितना वर्क किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम वर्क तेज़ी से करेंगे तो पावर ज़्यादा है, अगर वर्क धीरे किया जाएगा तो पावर कम है।
तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इज वर्क बाय टाइम, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वाट। वाट इसका एसआई यूनिट होता है। अगर हम वर्क के बदले ले लेंगे 1 जूल, अगर हम वर्क के बदले 1 जूल ले लेंगे और टाइम के बदले 1 सेकंड ले लेंगे, तो तब हमारा जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू 1 वाट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। तो वाट जो है ये थोड़ा सा छोटा यूनिट है, तो इसके बड़े यूनिट्स क्या होते हैं? इसके बड़े यूनिट्स होते हैं किलोवाट। किलोवाट का मतलब है 10⁻³ वाट, मतलब 1000 वाट के बराबर। तो इसी तरह से एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 746 वाट के। ये भी एक बड़ा यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी का यहाँ से एक और यूनिट भी बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं कि हॉर्स पावर जो था वो तो जैसे मैंने बताया कि हॉर्स पावर जो होता है ये तो पावर का यूनिट है। हॉर्स पावर या किलोवाट जो है ये पावर का यूनिट है। किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, और हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो अब हम एक एनर्जी का नया यूनिट देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ आप इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर। तो उसको भी हम पावर कह देते हैं। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगी। तो इसमें अगर पावर हमारे पास हो 1 वाट, तो टाइम हो 1 सेकंड, तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट बन गया वाट सेकंड। लेकिन वाट सेकंड थोड़ा छोटा यूनिट है। हम वाट के बदले कई बार ले लेते हैं किलोवाट, और सेकंड के बदले ले लेते हैं आवर। तो ये जो किलोवाट आवर होता है ये हमारे पास 1 यूनिट के बराबर होता है, या इसको 1 ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। 1 ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको हम 1 ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज 1 ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को खरीदा या बेचा इसी तरीके से जाता है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई 1000 वाट की कोई चीज़ है, कोई डिवाइस है, जैसे कोई हीटर होता है, उसको अगर हम 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो 1000 का मतलब हो गया 1 किलो वाट आवर। तो दैट मीन्स हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली? हमने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर ली। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किलोवाट आवर को अगर आप चेंज करना चाहते हो जूल्स में तो कैसे करोगे? किलोवाट के बदले लिख लो 1000 वाट, तो वाट आगे खुद किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। और आर जो होता है उसको आप लिख सकते हो 60 × 60 सेकंड, क्योंकि आर के पहले बनाओ मिनट 60, तो फिर उसको 60 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएंगे सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 किलोवाट आवर जो है दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एनर्जी का एक नया यूनिट, तो किलोवाट आवर जो है एनर्जी का एक नया यूनिट है जिसको हम ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे होते हैं वो किलोवाट आवर के हिसाब से ही मेजर करते हैं कि हमने घर में कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो बच्चों ये था इस चैप्टर के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो वो हम इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह वो कर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम बच्चे यहाँ तक ही रखते हैं।